प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत विषय में व्याकरण विषय में वर्ण विचार ये टॉपिक पढ़ेंगे। वर्णा संस्कृते इदानीं 48 वर्णानां प्रयोगः भवति। संस्कृत में इस समय 48 वर्णों का प्रयोग होता है। ते मुख्यतया भागत्रयं विभक्ता सन्ति। ये मुख्य रूप से 3 भागों में बटे हुए हैं: स्वर, व्यंजन, आयोगवाह चेति और आयोगवाह। ये 3 भागों में वर्णों को, इन 48 वर्णों को बांटा गया है। जैसे आइए देखते हैं किस प्रकार। सबसे पहले हैं स्वर। 13 स्वर बताए गए हैं संस्कृत में। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री और री, ये 5 हैं। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है जो बिना अन्य पदों के, अन्य वर्णों की सहायता से बोले जावें, जिसमें बहुत ही कम समय लगता हो। और दीर्घ स्वर आ, ई, बड़ा ऊ, री, ए, आय, ओ, औ। अब देखिए इसमें इस री और इस री में फ़र्क है। यहाँ एक ही मात्रा है री की और यहाँ पर 2 मात्राएं हैं। जब हम संधि सीखेंगे तब इसको और अच्छे से सीखेंगे। इस प्रकार जो दीर्घ स्वर हैं वो 8 हैं। ये दीर्घ स्वर जो हैं ये इन्हीं ह्रस्व वर्णों से, इन ह्रस्व स्वरों से मिलकर बने हैं। उसी प्रकार व्यंजन भी 33 बताए गए हैं संस्कृत में। वर्गीय व्यंजन 25 हैं। कवर्ग क, ख, घ, घ, अण। चवर्ग च, छ, झ, झ, अण। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, अण। तवर्ग त, थ, द, ध, न। और पवर्ग प, फ, ब, भ, म। इनको स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। उसी प्रकार अवर्गीय व्यंजन बताए गए हैं। 8 हैं। 4 हैं अंतस्थ और 4 हैं ऊष्म। अंतस्थ में य, र, ल, व और ऊष्म स्वर हैं श, स, स, ह। अंतस्थ और ऊष्म क्या होता है? अंतस्थ का मतलब है जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो हम जो हमारे अंदर के शरीर की जो वायु हैं वो अंदर बैठती है। जैसे य, र, ल, व, इस समय हम वायु का जो दबाव बन रहा है हमारे मुंह में वो अंदर की तरफ बन रहा है। और ऊष्म स्वर होते हैं, ऊष्म व्यंजन जो है उनको बोलने पर देखिए श, स, स, ह। जब हम इनको बोल रहे हैं तो अंदर की जो शरीर की जो ऊष्मा है वो बाहर निकल रही है, जो वायु हैं वो बाहर की ओर आ रही हैं। आप भी एक बार उच्चारण करके देखिए श, श, स, ह। आयोगवाहो 2 हैं, अनुस्वार और विसर्ग। इनको और अच्छे तरीके से हम सीखेंगे। संस्कृत में उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है वो हमारे मुख के अलग अलग भागों को छूती है। जब हम इन स्वर और व्यंजन को बोलते हैं तो वो हमारे मुख के अंदर अलग अलग भागों को छूती हैं। जैसे ओष्ठ 2 हैं। ओष्ठ मतलब होता है होठ। जो हमारे होठ हैं उससे हम कुछ शब्द बोलते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं ओष्ठ से बोलने वाले शब्द म, य, होठों से बोलने वाले, जो ओष्ठ से बोलने वाले, ओष्ठ मतलब होठ, तो इनसे बोलने वाले जो शब्द हैं वो हैं, अक्षर जो हैं वो हैं प, फ, ब, भ, म। इनमें हमारे होठ एक दूसरे से चिपक रहे। तालु जो भाग है, देखिए मुख के अंदर तालु किस जगह है, जो मुख के ऊपर का भाग है उसे तालु कहते हैं। तालु से बोलने वाले जो हमारे अक्षर हैं वो है च, छ, ज, झ, अण। उसके बाद कंठ। कंठ जो है, जो बिल्कुल देखिए जिस जगह ये निशान बना हुआ है, कंठ मतलब कि जो वर्ण कंठ से बोले जाते हैं, जैसे क, ख, घ, घ, अण। फिर मूर्ध्या। मूर्ध्या जो शब्द है वो जो तालु और कंठ इन दोनों के बीच का भाग होता है। आप एरो से निशान से देख सकते हैं। कंठ और तालु के जो बीच का भाग है वो मूर्धा है। मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। हमारी जो जीभ है वो ऊपर की, मुख के ऊपर के भाग की ओर टच कर रही है, तो वो जो उसे मूर्धा बोलते हैं। उसी प्रकार दंत मतलब दांत से बोले जाने वाले वर्ण, जो जिनमें जीभ है जो दांत को स्पर्श करती है, तो वो हो गए दांत से बोले जाने वाले
त, थ, द, ध, न, ल, स। इस प्रकार ये अलग अलग वर्ण हैं जो अलग अलग होठों के अलग मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करते हैं। इन्हें बोलते हैं उच्चारण स्थान। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जिह्वा है, जो जीभ है, वो मुख के किस किस भाग को छूती हैं और जिस भाग को छू रही है तो वहाँ से कौन कौन से वर्ण बोले जा रहे हैं, ये एक सारणी से आपको पता चलेगा। देखिए सारणी, सबसे पहले है उत्पत्ति स्थान कंठ और वर्णानाम संज्ञा कंठीय। आपको उत्पत्ति स्थान याद करने हैं और वर्ण याद करने हैं कि कौन कौन से वर्ण हैं जो बोले जाते हैं। देखिए सबसे पहले कंठ से अ, आ, क, ख, घ, ड, ण, ह, विसर्ग, ये सभी कंठ से बोले जा रहे हैं। उच्चारण करते समय आप ध्यान दे सकते हैं। दूसरा है तालु। तालु से बोलने वाले वर्ण देखिए ई, च, छ, झ, झ, ण, य, श। मूर्धा अभी बताया मैंने, कंठ और तालु के बीच का भाग होता है ट, ठ, ड, ढ, ण। जो मुख में जो जीभ है ऊपर की ओर टच कर रही हैं। दंता मतलब दांत से बोलने वाले वर्ण जो ये हैं सारे रि, त, थ, द, ध, न, ल, स, क्योंकि इससे जिह्वा दांत की ओर टच करती है। ओष्ठा मतलब होठ टच होते हैं उ, प, फ, ब, भ, म। नासिका कंठादीनी। नासिका मतलब नाक से बोलने वाले वर्ण, ये हैं न, न, म। आप भी उच्चारण करके देखिए। जब हम इन वर्णों को बोल रहे हैं तो नाक से बोलने की ध्वनि हमें सुनाई दे रही है। कंठ तालु मतलब कंठ और तालु दोनों का प्रयोग हो रहा है ए, आए। कंठ और तालु इन दोनों का प्रयोग हुआ इसमें। कंठोष्ठ मतलब कंठ और होठ दोनों का प्रयोग हुआ ओ, आओ। जब हम बोल रहे हैं तो कंठ से भी आवाज़ आ रही है और होठ का भी इसमें प्रयोग हो रहा है। दंतोष्टम का मतलब है दांत और होठ दोनों का व। जब हम व बोलते हैं तो देखिए हमारे होठ पर दांत टच हो रहे हैं। और नासिका से बोलने वाला एक और वर्ण है अनुस्वार, जो ऊपर अनुस्वार की बिंदी हम लगाते हैं जैसे गंगा। तो गंगा शब्द में जो ऊपर जो बिंदी लगी है उसको हम नासिका से बोलते हैं। सूत्रों के द्वारा हम इन सभी वर्णों को याद कर सकते हैं। जैसे अ, कु, ह, विसर्ग, ये कंठ से बोलने वाले वर्ण हैं। अ, कु मतलब कवर्ग, क, ख, घ, घ, ण सब आ जाता है। ह और विसर्ग। उसी प्रकार ई, चुयश, इचुयश तालु। ई बड़ी ई, च, चू मतलब पूरा चवर्ग, चवर्ग मतलब च, छ, ज, ज, अण। फिर य और श, ये सब किससे तालु से बोला जाता है। मूर्धा मतलब रटु रश्य, र, ऋष, ऋषि, जो दोनों आ जाता है। टू मतलब टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, न, म। फिर र और श, ये मूर्धा से बोलते हैं। मूर्धा मतलब कंठ और तालु दोनों के बीच का भाग। दंता से लृ, तुलस, लृ, तु मतलब तवर्ग पूरा, त, थ, द, ध, न। फिर ल और स। उपु ओष्ठ से उ, बड़ा उ और पवर्ग पूरा, प, फ, ब, भ, म। ण, न, म। ये जो आखिरी के वर्ण हैं, जो स्पर्श वर्ण थे, वो सब नासिका से बोले जाते हैं। ए, आए कंठ और तालु से, ओ, आओ कंठ और होठ दोनों से, और व दंत और होठ दोनों से। इस प्रकार इस सारणी को आप याद कीजिए और उत्पत्ति स्थान और जो वर्ण है इनको अच्छे से याद करके कंठस्थ करने का प्रयास करें।